मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आज हम उनके गुप्तचर विभाग, भूमि तथा राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रबंध और लोकोपकारिता के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौर्यों का गुप्तचर विभाग। चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तृत प्रशासन की सफलता का बहुत कुछ अंशों में कुशल गुप्तचर विभाग पर आधारित था। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था जिसे महामात्यापसर कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। इस विभाग में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता और निष्ठा की परीक्षा सभी प्रकार से कर ली जाती थी। वे अनेक प्रकार के छद्म वेशों में भ्रमण करते थे और दिन प्रतिदिन के कार्यों की सूचना सम्राट को दिया करते थे। वे सभी प्रकार के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर दृष्टि भी रखते थे। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन सब प्रकार के राजाओं एवं 18 तीर्थों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यूनानी लेखकों ने इन गुप्तचरों को निरीक्षक तथा ओवरसियर्स कहा है। स्ट्रेबो के अनुसार इन दोनों पदों पर अत्यंत योग्य तथा विश्वसनीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, पहला संस्था और दूसरा संचारा। संस्था वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर रहते थे और संचारा भ्रमणशील अर्थात प्रत्येक स्थानों पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर होते थे। पुरुष गुप्तचरों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियां भी गुप्तचरी का काम करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार गणिकाएं भी गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त की जाती थी। यदि कोई गुप्तचर गलत सूचना देता था तो उसे दंडित किया जाता था तथा पद से मुक्त कर दिया जाता था। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। भूमि एवं राजस्व व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था और अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया था। भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। राजकीय भूमि खेती करने के लिए कृषकों को भी दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांत उपज का 1/6 भाग होता था। हालांकि व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा भी दिया जाता था। अर्थशास्त्र तथा यूनानी प्रमाणों के अनुसार मौर्य शासन में कृषि की आय पर लोगों को 25% तक कर देना पड़ता था। ऐसी भूमि से तात्पर्य राजकीय भूमि से है। अर्थशास्त्र के अनुसार ही यदि कोई किसान अपने हल, बैल, उपकरण, बीज आदि लगाकर राजकीय भूमि पर खेती करता है तो उसे उपज का आधा भाग प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त किसानों के पास व्यक्तिगत भूमि भी होती थी और ऐसी भूमि पर वे उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे, जो 1/6 होता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था और राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। नगरों में जल तथा भवन कर भी लगाए जाते थे। अर्थशास्त्र में भाग के साथ साथ बलि तथा कर का भी उल्लेख मिलता है, जो समय समय पर जनता से वसूले जाते थे। रुमिनदेई लेख में भी बलि का उल्लेख है। राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधन राजा की व्यक्तिगत भूमि से होने वाली आय, सीमा शुल्क, चुंगी, बिक्री कर, व्यापारिक मार्गों, सड़कों तथा घाटों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क तथा आर्थिक दंड के रूप में प्राप्त हुए जुर्माने आदि थे। समाहर्ता नामक पदाधिकारी इन करों को एकत्रित करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। स्थानिक तथा गोप नामक पदाधिकारी प्रांतों में करों को एकत्र करते थे। वस्तुतः
प्रथम बार मौर्य काल में ही कर प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और इसका विवरण हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका उद्देश्य अधिकाधिक वस्तुओं पर कर लगाकर सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करना था। राज्य की आय का व्यय विभिन्न रूपों में होता था। उसका एक भाग सम्राट और उसके परिवार के भरण पोषण में, दूसरा भाग विविध पदाधिकारियों को वेतन आदि देने में, तीसरा भाग सैनिक कार्यों में, चौथा भाग लोकोपकारी कार्यों में जैसे सड़कों, नहरों, झीलों, जलाशयों के निर्माण में, तथा पांचवा भाग धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को दान देने में खर्च किया जाता था। इसके अतिरिक्त कारीगरों के लाभार्थ, राज्य की ओर से चलाए जाने वाले उद्योगों तथा खानों आदि में भी धन व्यय होता था। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए राज्य की ओर से औषधालय खोले जाते थे और दवाओं का वितरण होता था। इन कार्यों में भी बहुत अधिक धन लगता था। इस प्रकार अनेक मदों में सरकारी आय का व्यय हुआ करता था। सैन्य प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य के पास अत्यंत विशाल सेना थी। इसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और संभवतः 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों को वेतन नगद रूप में मिलता था और उनके अनुशासन और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना था। शांति काल में वे आराम का जीवन व्यतीत करते थे। युद्ध संबंधी समस्त सामग्रियां राज्य की ओर से प्रदान की जाती थी। विजय के उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते थे। सैनिकों का वेतन इतना था कि वे बड़े आराम से अपना तथा अपने आश्रितों का निर्वाह कर सकते थे। मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी समिति यातायात रसद की व्यवस्था करती थी, तीसरी पैदल सैनिकों की देखभाल करती, चौथी अश्वारोहियों के सेना की व्यवस्था करती, पांचवी गज सेना से संबंधित और छठी रथ सेना की व्यवस्था करने वाली समिति थी। सेनापति समस्त युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसका पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और वह मंत्रिण का सदस्य था और इस रूप में उसे 48,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। सेना के 4 अंग अश्व, गज, पैदल, रथ के अलग अलग अध्यक्ष होते थे जो सेनापति के अध्यक्षता में या अधीनता में कार्य करते थे। इन्हें 8,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहा जाता था। सेनापति के पश्चात नायक का पद ही सैनिक संगठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसे 12,000 पन वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। मौर्यों के पास शक्तिशाली 9 सेना भी थी। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा सुदृढ़ दुर्गों द्वारा की जाती थी। अंतपाल नामक पदाधिकारी दुर्गों के अध्यक्ष होते थे। लोकोपकारी कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य यद्यपि निरंकुश शासक था, किंतु उसने अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए। यातायात की सुविधा के लिए विशाल राजमार्गों का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक इतिहास प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। यह झील गिरनार, जो कि जूनागढ़ के समीप रेवतक तथा उर्जयंत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर निर्मित की गई थी। कौटिल्य सिंचाई के लिए बांध बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। लगता है इसी से प्रेरित होकर इस झील का निर्माण हुआ था। इससे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती थी। अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुसास्प ने झील के पानी से अनेक नहरें निकलवाई थी, जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ गई थी। इस झील को मौर्यकालीन अभियंत्रण कला का उत्कृष्ट नमूना भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के औषधालयों और विद्यालयों की स्थापना भी राज्य की ओर से करवाई जाती थी।
इस प्रकार स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था लोकोपकारी थी। सरकार के विषय में उसकी धारणा पितृपरक थी। वह स्वयं निरंकुश होते हुए भी धर्म, लोकाचार तथा न्याय के अनुसार शासन करता था और उसे निरंतर प्रजाहित की चिंता बनी रहती थी। जनता को व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा दासों को स्वामियों के अत्याचारों से बचाने के लिए व्यापक उपाय किए गए थे। राज्य अनाथों, विधवाओं, वृद्ध सैनिकों एवं कर्मचारियों के भरण पोषण का दायित्व वहन करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य ने जिस विस्तृत प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, उसमें प्रजाहित को सर्वोच्च स्थान दिया गया था और यही इस शासन की सबसे बड़ी विशेषता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनादर्श अर्थशास्त्र की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित। अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता है, बल्कि जो प्रजा के लिए हो उसे करने में राजा का हित होता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था ने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया। हालांकि इसमें कुछ दोष भी थे, जैसे उनका केंद्रीय नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा प्रबल था, लेकिन फिर भी ये लोकोपहितकारी कही जाती है।